नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके की पहली क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जीके की पहली क्लास को हम स्टार्ट करते हैं भूगोल से। और भूगोल का पहला टॉपिक आज हमने लिया है मृदा संसाधन व इसके प्रकार। तो आइए चलते हैं, जानते हैं मृदा संसाधन व मृदा के बारे में। मृदा संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्राकृतिक संसाधन है जिस पर अधिकांश संसाधन मुख्य रूप से निर्भर होते हैं। मृदा पृथ्वी के ऊपरी सतह होती है जो बहुत ही अत्यधिक उपजाऊ परत होती है, जिसका निर्माण अपक्षय व विघटन के कारकों के माध्यम से चट्टानों और जैव पदार्थों के मिलने से होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि मृदा का निर्माण चट्टानों के साथ कार्बनिक पदार्थों के मिलने से होता है। मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कई अन्य कारक होते हैं, जिसमें धरातलीय दशा, जलवायु, चट्टान, प्राकृतिक वनस्पति इत्यादि शामिल होती हैं, जिनसे चट्टानों के ऊपरी परत का विघटन होता है और जैव पदार्थों के मिलने से मृदा का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया होती है। मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को हम पेडोजेनेसिस के नाम से जानते हैं तथा मृदा के अध्ययन को हम पेडोलॉजी कहते हैं। इसके आगे हम भारत में मिट्टी के प्रकार एवं उनका भौगोलिक वितरण इनके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। भारत में यहाँ पर मिट्टी मुख्य रूप से 8 प्रकार की है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। जलोढ़ मिट्टी या इसको दूसरे नाम से जानते हैं कछारी मिट्टी, काली मृदा या रेगुड़ मृदा, मरुस्थलीय मृदा और चौथा पर्वतीय मृदा, पांचवा लाल व पीली मृदा, 6 नंबर पे दलदली मृदा, 7वीं लैटराइट मृदा और 8वें पे हम जानते हैं लवणीय मृदा। जैसा कि आप बगल में देख पा रहे हैं कि इनका भारत में भौगोलिक दशाओं के आधार पर इनका वितरण दिया गया है। जैसा कि आप भारत के मानचित्र में देख पा रहे हैं, अलग अलग मिट्टियों को अलग अलग रंगों व शेडिंग के अनुसार दिखाया गया है। तो आइए चलते हैं आगे टॉपिक में, जानते हैं कौन कौन सी मृदाएं भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं और हम इन पर किस चीज़ की या किन किन फसलों की खेती कर सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले आती है जलोढ़ मृदा या इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं कछारी मृदा। इस मृदा का निर्माण प्रायः बाढ़ या नदियों के द्वारा लाए गए जल के द्वारा होता है और यह भारत में लगभग 43.4% क्षेत्र पर पाई जाती है। अर्थात भारत में 43.4% क्षेत्र में इस मिट्टी का विस्तार है। नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निक्षेपण से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। यह मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है और इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है, किंतु इस मिट्टी में पोटास व चूना अधिकांश मात्रा में पाए जाने के कारण यह मिट्टी सभी प्रकार की फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यह मिट्टी प्रायः उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी के प्रकार की, तो जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहला खादर और दूसरा बांगर। खादर मिट्टी के बारे में हम जानना चाहें तो खादर मिट्टी को हम प्रायः नया जलोढ़ भी कहते हैं, क्योंकि वह क्षेत्र जहाँ पर नदियों के द्वारा बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँचता रहता है, उस पानी के साथ मृदा, जलोढ़ मृदा कुछ ना कुछ मात्रा में घुलकर एक नई परत प्रतिवर्ष बनाती है, जिससे उस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती जाती है। अर्थात अगर हम जानना चाहें तो खादर मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है। उसकी तुलना में हम बात करते हैं बांगर मिट्टी की, तो बांगर वह क्षेत्र होता है जहां पर शुरुआत में नदियों का जल बाढ़ के द्वारा उस क्षेत्र में पहुंचा, किंतु वर्तमान समय में उस क्षेत्र में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। ऐसे में बांगर की उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे
कम होती जा रही है। आइए आगे चलते हैं और जानते हैं अगली मिट्टी के बारे में। नंबर 2 पर हमारे पास आती है काली या रेगुड़ मृदा। इस मिट्टी का विस्तार भारत में लगभग 15.20% क्षेत्रफल पर होता है। यह मिट्टी ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बनती है। यह बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा निर्मित मिट्टी होती है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से कपास, गन्ना व चावल की खेती की जाती है। यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है, किंतु इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस व जीवांश की कमी होती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक व सौराष्ट्र में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नंबर 3 पर आती है मरुस्थलीय मृदा। यह प्रायः उच्च ताप व वाष्पीकरण वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ऐसे क्षेत्र में वर्षा बहुत ही कम होती है तथा मरुस्थलीय मृदा को हम प्रायः बलुई मिट्टी या रेगिस्तानी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसमें लोहा एवं फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होते हैं, किंतु नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है, जिसके कारण इस मिट्टी में मुख्य रूप से मोटे अनाज वाली फसलों की खेती की जाती है। यह प्रायः राजस्थान, गुजरात व दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारे पास अगली मृदा जो आती है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी प्रायः ऊंचे स्थानों पर पाई जाती है। इस मृदा में सिलिका अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। सिलिका के उपस्थित होने के कारण यह मृदा अम्लीय होती है। अतः इस मृदा में मुख्य रूप से केवल बागवानी फसलों का ही उत्पादन किया जा सकता है। इस मृदा में मुख्य रूप से चाय, कॉफ़ी, फूल व मसाले आदि की खेती की जा सकती है। यह प्रायः जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड व अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अगली मिट्टी की ओर चलते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट मिट्टी आती है लाल व पीली मृदा। इस मिट्टी का विस्तार भारत के लगभग 18.6% क्षेत्रफल पर है। इस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट की चट्टानों के विखंडन से हुआ है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है तथा सूखने के पश्चात यह मिट्टी पीले रंग में परिवर्तित हो जाती है। इस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होती है, किंतु उर्वरकों का प्रयोग करके इसमें फसलें उगाई जा सकती हैं। इस मृदा में मुख्य रूप से तंबाकू, चावल, मूंगफली व सब्जी की कृषि की जा सकती है तथा यह मृदा मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, झारखंड, मणिपुर व नागालैंड में पाई जाती है। अगली मिट्टी के बारे में जानते हैं तो अगली मिट्टी हमारे पास आती है नंबर 6 पर दलदली मिट्टी। यह प्रायः दलदलीय स्थानों पर पाई जाती है। वह स्थान जहाँ पर जल लगातार भरा हुआ होता है, ऐसे स्थानों पर दलदलीय मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है और ह्यूमस की मात्रा अधिक होने के कारण यह मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ मानी जाती है। यह मुख्य रूप से तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से जूट, चावल व कपास की खेती की जाती है। यह मृदा मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि के हिस्सों में पाई जाती है। आगे की ओर चलते हैं तो हमारे पास नंबर 7 पर आती है लैटेराइट मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण लगातार शुष्क व तर मौसम के बार बार आने के कारण होता है। इसमें लोहा, एल्युमिनियम व चूना अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह मिट्टी ठोस प्रकृति की होती है, जिससे ठोस होने के कारण इस मिट्टी का उपयोग भवन निर्माण में ईंट के रूप में किया जाता है।
इस मिट्टी में मुख्य रूप से चावल, कपास, गेहूँ, दाल, मोटे अनाज, चाय व कहवा आदि की खेती की जाती है। इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन, पोटास एवं ह्यूमस की कमी होती है। चूने की कमी के कारण यह मिट्टी अम्लीय होती है। अगर हम यह मानना चाहें तो यह मिट्टी लाल मिट्टी से भी कम उपजाऊ होती है तथा अम्लीय प्रकृति होने के कारण यह मिट्टी चाय की कृषि के लिए सबसे उत्तम मिट्टी मानी जाती है। आगे की ओर चलते हैं तो हमें नंबर 8 पर मिलती है लवणीय मृदा। यह मिट्टी सोडियम और मैग्नीशियम की प्रचुर मात्रा में उपस्थित होने के कारण लवणीय होती है। यह मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में गुजरात में पाई जाती है तथा कृषि के बारे में बात करें तो यह मिट्टी गेहूँ, मक्का, बाजरा व दाल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है।